हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी ये जो मतलब ये जो लंबी सीरीज चल रही है हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, इसका ये हम आज पढ़ेंगे। लैंडस्केपिंग तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं हर रोज़ आपको बोलती हूँ, मेरी वीडियो में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत रिलेवेंट होते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह हो गया या फिर जो भी चीज़ें दिया जाता है, तो आपको और कोई वीडियो देखने की या फिर और कोई मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ ताकि आपको एकदम हर एक डाटा, हर एक फैक्ट, हर एक चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, मैं इस तरह से ही पढ़ाई करती थी और आप लोगों को भी उसी तरह से दे रही हूँ। तो मुझे लगता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप दिल थाम के बैठ जाइए और एकदम इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आपको और कोई वीडियो जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बन रही है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। मुझे थोड़ा मोटिवेटेड होने के लिए आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। मैं इतने दिनों से एफर्ट्स डाल रही हूँ कि ताकि कोई मुझे एफर्ट मतलब एक कमेंट कर दे कि मैम आप बहुत अच्छे कैसे वीडियो बनाते हो, या फिर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगती। कुछ भी तो बता दीजिए ना, तो मुझे पता चले किस तरह की वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आपकी तरफ से तो एकदम साइलेंस, सब बड़े साइलेंस ही है। एनीवे, मैं अपने काम कर रही हूँ। तो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर 13 है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कवर कवर बहुत अच्छी लग रही है ना। अगर कुछ भी गंदा लग रहा है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ऑल्सो नोन एज फ्लोरिकल्चर, एनकम्पासेस द कल्टिवेशन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरिकल्चर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। मतलब जो फ्लोरिकल्चर, जो फ्लावर को हम उगाते हैं फील्ड में। ठीक है, एकदम प्योर हिंदी भाषा में बोल रही हूँ। उगाते हैं और उसके बाद उसको मार्केटिंग करते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फोलियस प्लांट्स, बॉल प्लांट्स, ये सबको हम कमर्शियल पर्पजेस के लिए कल्टीवेशन करते हैं, प्लांट में उगाते हैं। जो जिस तरह की जो सजावट के लिए या फिर एस्थेटिक ब्यूटी के लिए या फिर आपको कुछ उससे चाहिए, मतलब बाहर बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे सीजन होती है, मैरिज सीजन होती है। आजकल के ज़माने में तो कुछ कुछ भी आप सेरेमनी करते हो, कुछ भी पालन करते हो ना, तो आपको फूल चाहिए ही चाहिए। और वो सिर्फ रोज़ से नहीं होगा, मेरीगोल्ड से नहीं होगा, बहुत सारे ढेर सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर आपको चाहिए। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ डाइवर्स एरे ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि सिलेक्टिंग एंड प्रोपागेटिंग प्लांट वेराइटीज़। प्लांट वेराइटीज़ आपको किस तरह से सिलेक्ट करनी है, वहाँ से लेकर कौन सी ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में इसको उगाना है, इन्वायरमेंट किस तरह से होने चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हार्वेस्टिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, और फ्लावर को किस तरह से अरेंजमेंट करके मार्केट को भेजना है। ये सारे चीज़ें कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ही जाते हैं। ठीक है, द फ्लोरिकल्चर बिजनेस इज ग्रोइंग इन द वर्ल्ड अराउंड 6 to 10% पर annum। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि फ्लावर तो सबको अच्छा लगता है, छोटे से लेकर बूढ़े तक, एनिमल्स को लेकर जितने जितने सारे जो भी है लिविंग एनिमल्स, क्रिएचर्स, सबको पसंद है फूल। ठीक है, तो 6 to 10% पर annum के हिसाब से फ्लोरिकल्चर बढ़ता जा रहा है। इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सुंदर दिखते हैं। जापानीज फ्लावर अरेंजर, ईच फ्लावर एक्सप्रेसेस वन और मोर मीनिंग, जिसको बोला जाता है इकेबाना। ठीक है, जो जापान कल्चर में जो जापान जापान गए हैं या फिर जापानीज कल्चर के साथ थोड़े बहुत वो अक्वेंटेड है, तो उनको शायद ये बात पता होगा। तो यहाँ पे जो भी फ्लावर्स अरेंज करते हैं, जो भी फ्लावरर्स होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से हर एक फ्लावर की कुछ कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, ऐसा नहीं। और जापानीज़ पीपल बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ना नेचर को पूजा करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो कि जापानीज़ है और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जापानीज़ नहीं है, वो जापान में जाकर रह रह चुके हैं बहुत दिनों तक, और वो बताते हैं उनके कल्चर बहुत अच्छे हैं और वो नेचर को बहुत प्यार करते हैं, नेचर के साथ घुलते मिलते हैं, उनको पूजा करते हैं, नेचर को कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो शायद इसी वजह से ना वो अभी तक टिक पाए हैं। इतने सारे सुनामी होते हैं, इतने सारे अर्थक्वेक होते हैं, फिर भी उनकी इकोनॉमी कभी डाउन नहीं होती। वो उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त रहते हैं।
तो लाइफ में कभी मुझे मौका मिले ना, एक बार मैं जापान ज़रूर घूम के आऊँगी, ठीक है? आप लोग भी जाइएगा एक बार, कुछ तो जीने को और कुछ तो जानने को मिल जाएगा। तो ख़ैर वो बात अलग है, लेकिन ये सही है कि जापानीज़ में भी ये सोचते हैं। हॉर्टिकल्चरल थेरेपी भी होती है फ्लावर को लेकर, ये एक नई नई डायमेंशन है हॉर्टिकल्चर साइंसेस में, जो कि साइकिक डेबिलिटी को हील करती है। मतलब जो भी आपकी दिमाग में स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, इसको हील करने में हम हॉर्टिकल्चरल थेरेपी फ्लावर को यूज़ करते हैं। एंड साइंस इज टू यूज़ गार्डन, लैंडस्केप प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग एक्टिविटी एज टूल्स टू वर्क। यहाँ पे हम काफ़ी बार बहुत सारे ऐसे हीलिंग साइंसेस होती है, हीलिंग थेरेपी होती है, जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह हो गया, गार्डन हो गया, लैंडस्केप प्लांट्स पार्ट को भी हम यूज़ करते हैं ताकि हीलिंग पर्पजेज़ के लिए वो यूज़ किया जाए, एक आदमी हील हो सके, ठीक। तो मार्केट ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड फ्लोरिकल्चर एज ए सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज मतलब ये उगता हुआ सूरज की तरह ही इंडस्ट्री है, क्योंकि इसकी डिमांड पिछले ज़माने से काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। अबाउट 297,000 हेक्टर्स ऑफ द एरिया वेयर अंडर कल्टिवेशन फॉर फ्लोरिकल्चर इन 2023 टू 24। ये आप समझ पा रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड अराउंड 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। फ्लोरिकल्चर की जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी पार्ट्स है, फ्लावर हो गया, उसकी स्टेम हो गया, प्रोडक्ट्स मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में देखिए ना, अब जो चाय पीते हैं ना, ग्रीन टी में फ्लेवर आ गया है, नॉर्मल टी में फ्लेवर आ गया है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में फ्लेवर आ गया है। मतलब ये वाला फ्लावर यूज होता है, ये वाला ऑर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट की पार्ट्स यूज होते हैं, तो फ्लेवर्ड वाला हर एक चीज़ आ गई है, और जिसकी वर्थ लगभग 717.83 करोड़ है, ठीक है। इतने हद तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विथ मेजर इंपोर्टर्स जो है, जो हमारे इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वो होते हैं पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड मलेशिया, और बहुत सारे नेम भी है यहाँ पे। The number of floriculture units were established in India for producing and exporting flowers to the developed countries। हमारे इंडिया पे बहुत सारे ऐसे यूनिट बनाया जा रहा है पर एक्सपोर्टिंग पर्पजेस के लिए डेवलप्ड कंट्री को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में ना, इसका 1 मिनट, थोड़ा मैं चाय पी लूँ। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना, और मैं आपको बता दी हूँ, मैं आज जो चाय पी रही हूँ ना, ये चामोमाइल एक फ्लावर है, जो कि आपकी एंग्जाइटी स्ट्रेस को कमाती है, उसकी फ्लेवर की एक ग्रीन टी मैं पी रही हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड नियर मुंबई, और हमारे जो फ्लोरिकल्चर की यूनिट है वो सबसे ज़्यादा लोकेटेड है हमारे मुंबई में, पुणे में, सॉरी बैंगलोर में, हैदराबाद में और दिल्ली में। एंड उसमें and are getting technical know-how from Dutch as well as Israel consultants। और हमारी ये जो जगह पे एक्सपोर्टिंग यूनिट बनाया गया है फ्लोरिकल्चर, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के लिए, उसके पास जो भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है वो इंपोर्ट हो रही है डच से एंड इसराइल कंसल्टेंट से, ठीक है। ये दोनों जगह बहुत ही डेवलप्ड है फ्लोरिकल्चर को लेकर, ठीक है। कर्नाटक, थोड़ा मैं यहाँ से बता दूँ, द कंट्रीज फास्ट एंड द ओनली डिजिटल फ्लावर ऑक्शन सेंटर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। मतलब डिजिटल फ्लावर ऑक्शन सेंटर, वहाँ पे डिजिटली सब कुछ होता है। रनिंग बाय कर्नाटक आग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन KAIC एट हेबाल। इस इम्पोर्टेंट चीज़ को आप याद रख सकते हो सकता है आपकी जनरल नॉलेज में MCQ में आ सकता है। कर्नाटक इज द लीडिंग फ्लोरिकल्चर फॉलोड बाय तमिलनाडु। हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन होती है कर्नाटक, फॉलोड बाय उसके बाद तमिलनाडु में, जो कि 75% इंडिया टोटल फ्लावर प्रोडक्शन ये कैरी करता है। एंड द स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट एरिया अंडर बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फ्लावर्स। जो भी मॉडर्न फ्लावर्स हम उगाते हैं या फिर ट्रेडिशनली जो भी फ्लावर्स उगाते हैं, वो उसमें सबसे हाईएस्ट एरिया भी कर्नाटक से जाता है। ड्यू टू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $5.9 मिलियन बाय 2030। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2030 $5.9 बिलियन हम इससे रेवेन्यू जनरेट क्रिएट कर सकते हैं विथ अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7.4%, जो कि 2021 से 30 तक एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पोजीशन में हमारे इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की क्या हालत है। एक्सपोर्ट साइड की अगर हम बात करें तो अपेडा के हिसाब से, अपेडा के एक डाटा क्रिएट किया गया था 2023 में, एनालिसिस हुआ था, जिसमें ये देखा गया
कि इंडिया 25th रैंक है इंडिया की एमंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो फ्लोरिकल्चर की जितने सारे प्रोडक्ट है इसको जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, उसमें इंडिया की 25th रैंक है एमंग ऑल द कंट्रीज। एंड इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली यूएसडी 102.16 मिलियन डॉलर। और ये जितने सारे ग्लोबली एक्सपोर्ट होते हैं फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, इसका 0.45% है। बहुत ही नेग्लिजेंट मतलब नेग्लिजेंट अमाउंट है। तो कह सकते हैं 25th रैंक इज नॉट ए गुड रैंक एक्चुअली। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें एरिया और आउटपुट वॉल्यूम में, सबसे ज़्यादा चाइना, नीदरलैंड, कोलंबिया, इक्वेडर, जर्मनी, केन्या, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा लीडिंग फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट के हिसाब से माने जाते हैं। चाइना तो हर एक चीज़ में ज़्यादा है यार, बहुत बड़ी एरिया है और इनके टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो खैर अलग बात है। इंडस्ट्री के कंपोनेंट की अगर हम बात करें, मतलब फ्लोरिकल्चर की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी प्रोडक्ट है जो इनकम जनरेट करता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स, कट ग्रीन्स, फोलियस फ्लावरिंग पॉट प्लांट्स। इसमें ड्राई फ्लावर्स में भी काफ़ी सारा इनकम जनरेट होता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉल्स एंड ट्यूबर्स, जो छोटे छोटे बॉल्स एंड ट्यूबर्स होते हैं उसको अगर हम पॉट में लगाते हैं तो बहुत सुंदर फूल आते हैं उसमें। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी काफ़ी पैसा जनरेट होता है। नर्सरी प्रोडक्शन में भी, परफ्यूमरी, हम जितने सारे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, प्लांट रेंटल सर्विसेज, गार्लैंड एंड वेनिसेस, ये सारे डिफरेंट सेरेमनी में यूज होते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट्स एंड फ्लोरल क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी सारे डिफरेंट इवेंट्स में यूज होते हैं। वाइल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लैंडस्केप डिजाइनिंग, फ्लावर बास्केट, पॉट्स एंड कंटेनर्स, प्रोडक्शन ऑफ नर्सरी प्लांट्स एंड प्लॉटेड प्लांट्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे फ्लावर की कैटेगरीज है जिसमें हम इनकम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेराइटीज़, जो कि फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में डिफरेंट जो प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी वेराइटीज़ यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स इन द इंटरनेशनल कॉट फ्लावर्स ट्रेड, जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं रोज, कार्नेशन, क्रिसैंथेमम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, गिप्सोफिला, लियाट्रिस, नेराइन, ऑर्चिड, आर्चिलिया, एंथोरियम, तुलिप एंड लिलीज। ये लगभग मुझे लगता है बहुत ही कम दिया हुआ गया है, लेकिन और भी ज़्यादातर ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्लावर्स है जो कि काफ़ी हद तक यूज होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लावर्स होते हैं। फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स लाइक जरबेरा, कार्नेशन एसेट्रा आर ग्रोन इन ग्रीन हाउसेस। ये सारे क्योंकि जो रोजेस होते हैं, जरबेरा होते हैं, उनका एक सीजन होता है, इसी वजह से थ्रू आउट द ईयर इसको कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है विदाउट ग्रीन हाउस। ठीक है, ओपन फील्ड क्रॉप्स आर क्रिसैंथेमम, जो कि ओपन फील्ड में ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर यूज होते हैं, वो होते हैं क्रिसैंथेमम, रोज, गैलेडिया, लिली मैरीगोल्ड, एस्टर, ट्यूबरोज। ये सारी चीज़ें ओपन फील्ड में यूज हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर ये जो जरबेरा, कार्नेशन, ये सारी चीज़ें को फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउसेस आर inflated structures covered with transparent material where crops are grown under controlled environmental condition। इसके बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर लीडिंग फ्लोरिकल्चर रीजन्स जो है हमारे इंडिया पे वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारी चीज़ों में फ्लोरिकल्चर सेंटर्स भी है और बहुत सारे फ्लोरिकल्चर ग्रीन हाउसेस के माध्यम से उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में स्कोप क्या है। अगर कोई फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में अपनी कैरियर बनाना चाहेगा या फिर स्टार्टअप बनाना चाहेगा तो पहले वो देखेगा इसमें स्कोप क्या है। ठीक है, वही स्कोप के बारे में हम देखेंगे। पहले तो ये है, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी इंडिया सबसे बेस्ट है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेराइड और डायनामिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। बहुत सारी जगह में डाइवर्स तरह की, एक तरह की क्लाइमेट हम नहीं फील करते, डिफरेंट तरह की क्लाइमेट होती है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, गुड क्वालिटी सॉइल होती है उसमें, एंड वाटर भी सबसे सुइटेबल होते हैं फ्लोरिकल्चर के लिए। हमारे वाटर जो फ्रेश वाटर होते हैं वो वाइडली अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ज्योग्राफिकली भी इंडिया इस तरह की एक जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे मेजर मार्केट होते हैं। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न साइड में यूरोप है और यहाँ पे ईस्ट एशिया है, तो जो मेजर कंट्रीज फ्लावर को ज़्यादातर नीड करते हैं वो होते हैं इसी बीच इंडिया की सिचुएशन। इंडिया इसी बीच ही सिचुएटेड है, तो जिसके वजह से हमारे इंडस्ट्री का ग्रो करना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर सीजनल एडवांटेज इसको भी देखना होता है, क्योंकि विंटर के सीजन पे
हमारे इंडिया को छोड़ के बाकी वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी सारे ठंड आते हैं, और ये जो ईस्टर्न जो ऊपर की जो नॉर्दर्न एशिया है वहाँ पे भी काफ़ी सारा ठंड होती है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारा रूसिया वगैरह में ठंड होती है। तो ये जो विंटर के सीजन में भी काफ़ी सारा फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि क्रिसमस, न्यू ईयर डे, वैलेंटाइंस डे, और ये सब जो डे होते हैं इसमें फ्लावर की काफ़ी डिमांड होती है। तो इसी वजह से टेम्परेट रीजन्स को हमारे इंडिया से फ्लावर एक्सपोर्ट करना काफ़ी हद तक हमारे लिए एक बेनिफिशियल बिजनेस बन जाती है। कॉस्ट एडवांटेज, इसका भी एक एडवांटेज स्कोप ये है कि अलग कंट्री के कंपैरिजनली हमारे कंट्री में जो भी लेबर्स मिलते हैं वो 10 to 15% 15 टाइम्स चीपर होते हैं। हमारे लोग कम पैसे में काम कर लेंगे अच्छे खासे। तो इसी वजह से जैसे कि नीदरलैंड, इसराइल, जापान, इसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है लेबर के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको यही बात बताता है कि एक्सट्रीम फोकस थ्रस्ट एरिया बताते हैं फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को। ड्यूरिंग 9th प्लान, हमारा जो प्लान हुआ था उसी टाइम पे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को थोड़ा फोकस करने के लिए इंडिया ने सोचा हुआ था। तो आफ्टर जीएटीटी एग्रीमेंट, यूरोपियन कंट्री के साथ जो जीएटीटी एग्रीमेंट हुआ था, जीएटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, किस कोई बताएगा? ये होता है जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। मतलब ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर जो भी एग्रीमेंट होता है, तो उसी दौरान जो 1948 में हुआ था, तो यूरोपियन नेशन ने, ठीक है, फ्लावर और फ्लावर प्रोडक्ट के ऊपर, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा कम कर दिया था। तो इसी वजह से स्कोप भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मार्केट भी ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 to 10% एनुअली, जिसके वजह से ये एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस है हमारे लिए। इंटरनेशनल डिमांड भी अराउंड 90,000 करोड़ पर ईयर होता है, एंड डोमेस्टिक मार्केट एट 20 to 25%, ये भी हमारी ग्रो कर रही है। डोमेस्टिक हमारे इंडिया के अंदर भी जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। हेंस द स्कोप टू एंटर फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया इज अनलिमिटेड। ठीक है, ये भी एक रीजन है। और नेक्स्ट है, द Government of India had set up the infrastructure for floriculture industry in major cities like New Delhi, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। तो इस जगह पे अगर आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री बनाते हो, स्टार्टअप बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपेडा भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कुछ हद तक फॉर वेरियस एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ एक्सपोर्ट ऑफ फ्लावर प्रोडक्ट्स। तो अपेडा हैज ऑल्सो सेट अप मार्केटिंग सेंटर एट आल्समीर, जो कि नीदरलैंड में अभी सिचुएटेड है, टू प्रमोट इंडियन प्रोड्यूस। जो भी इंडियन प्रोड्यूस है उसको प्रमोट करने के लिए उसने नीदरलैंड में एक मार्केटिंग सेंटर एट आल्समीर में सेटअप किया है। इजी बैंकिंग फाइनेंस भी हमें मिलता है हाईटेक फ्लोरिकल्चर बनाने के लिए। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है हमारे इंडिया पे, अराउंड हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलुरु, हसूर, ये कौन सी जगह है, दोदाबल्लापुर, किसको पता है ये जगह कहाँ पे, मुझे नहीं पता। देवनहली कर्नाटक में सिचुएटेड है इन साउथ में, एंड गुड़गांव जो कि हरियाणा में है इन नॉर्थ, लोनावला, पुणे, महाराष्ट्र इन वेस्ट। ये सारे जगह पे डिफरेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है फ्लोरिकल्चर को लेकर, जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और इसमें भी काफ़ी सारे हमें फायदे मिल जाते हैं। 100% जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, द गवर्नमेंट हैज अलाउड टू सेल 50% ऑफ प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, जो भी ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं, गवर्नमेंट उनको अलाउ किया है कि 50% आप आपके प्रोड्यूस डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो। 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा उन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल को ग्रीन हाउसेस में यूज़ करने के लिए। तो कितने सारे बेनिफिट गवर्नमेंट दिया है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैव बीन मिनिमाइज्ड। सिंगापुर इज द नियरेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्लावर ऑक्शन सेंटर हेल्पफुल फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट को हेल्प करने के लिए सिंगापुर में भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ्लावर ऑक्शन सेंटर भी बनवाया गया है। Floriculture products possesses 25 to 30 times more foreign exchange earning than cereals और any agricultural और horticulture product। जो भी हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उससे 25 to 30 टाइम्स ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की कैपेसिटी रखती है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री। तो इसी वजह से फ्लोरिकल्चर को एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर ये कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि ड्राइव करता है हमें फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को ग्रो करने में। तो पहले तो जितने सारे फैक्टर्स हमने बताया है स्कोप में, वही सारी चीज़ें हो सकते हैं
की फैक्टर्स जो कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को ग्रो में मदद कर रही है। पहले तो एग्रोक्लाइमेटिक एडवांटेजेस, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कशन किया कि हमारे जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स है, इतने वेराइटी ऑफ डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, क्लाइमेट है, सॉयल इतना अच्छा है, पानी भी अच्छी खासी मिल जाती है, जिसके वजह से थ्रू आउट द ईयर हमारे कंट्री में फ्लावर्स को उगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर राइजिंग डिमांड, धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रहा है और इसी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से डिमांड बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम्स भी ज़्यादा हो रहा है लोगों के पास, और इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशन सेलिब्रेशंस, ये सारी चीज़ों की जो बढ़ रही है हमारी इंटरेस्ट, तो जिसके वजह से फ्लोरिकल्चर की भी इंटरेस्ट, फ्लावर के ऊपर लोगों की इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि हमारे इंडिया की लोकेशन इतने एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ईस्टर्न एशिया है, तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं। उनको बहुत बहुत सारी चीज़ें वो इवेंट्स मनाते हैं, ट्रेडिशंस वगैरह, कल्चर्स वगैरह मनाते हैं, जिसमें उनकी फ्लावर को काफ़ी सारे डिमांड रहती है और उसको हमारे इंडिया बहुत अच्छी खासी फुलफिल भी कर रहा है, तो जिसके वजह से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हमें बहुत अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, ये एक फैक्टर रह गया। सेकंड, फोर्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट सपोर्ट हमें बहुत अच्छी खासी मिल रही है। जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि गवर्नमेंट ने ऐसे इस तरह की काफ़ी सारा पॉलिसीज़ बनवाया हमारे फ्लोरिकल्चर सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रखी है, रिसर्च डेवलपमेंट में भी सपोर्ट हमें मिल रहा है, मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ उन्होंने बनवा के रखी है, और फ्लोरिकल्चर सेंटर उन्होंने बनवाया है, फ्लोरिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क भी बनवाया है उन्होंने, जैसे हमारे एक्सपोर्ट थोड़ा एक्सपोर्ट की प्रमोशन हो सके। उसके बाद हमारे सेमी स्किल्ड मैन पावर बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं, जो कि एक की फैक्टर है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमें अच्छी खासी इंश्योरेंस वगैरह और पैसे वगैरह, सब्सिडी वगैरह मिल जाता है। फ्लोरिकल्चर यूनिट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, वाटर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एट एयरपोर्ट, ट्रेनिंग एट कस्टम्स ऑफिशियल्स फॉर फास्टर एंड केयरफुल क्लियरेंस, इसके लिए भी काफ़ी सारे हमें मदद मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फ्लोरिकल्चर मार्केटिंग भी मतलब लूज एंड कट फ्लावर्स जो होते हैं, इसके आजकल के टाइम में ये दोनों फ्लावर्स में काफ़ी थोड़ा मतलब क्या काफ़ी डिमांड है, जिसके वजह से हमारी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कमर्शियल जो फ्लावर्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। जैसे कि देखिए, रोजेस काफ़ी सारे हद तक यूज होते हैं, बहुत यूज होते हैं, और रोजेस बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लुक काफ़ी एलिगेंस होते हैं, फ्रेगनेंस भी अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट फ्रेगनेंस होता है। फिर वर्सेटिलिटी, और इसको जैसे माना जाता है ना, स्टेपल फूड हमारे सीरियल्स है, पल्सेस है, उस तरह के फ्लावर्स में स्टेपल होते हैं, माना जाता है रोजेस को। ठीक है, फिर कार्नेशन भी बहुत अच्छा होता है फॉर देयर लॉन्ग बेस्ट लाइफ, बहुत दिनों तक ये रहता है, वाइड रेंजेस ऑफ कलर्स में मिल जाता है, सॉफ्ट पेटल से एंड वाइब्रेंट ह्यूज है। उसके बाद लिलीज को बहुत पीस एंड मैजेस्टी के लिए, इनोसेंस के लिए माना जाता है, प्यूरिटी के लिए माना जाता है, तो इसको वेडिंग, फनरल, स्पेशल ओकेजन्स में काफ़ी सारे यूज होते हैं लिलीज। क्रिसैंथेमम को भी इसको माना जाता है अबुंडेंस ऑफ ब्लूम्स, इसका जो कलर है ना, और मुझे बहुत पसंद है ये क्रिसैंथेमम, क्योंकि एक बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, काफ़ी दिनों तक भी रहते हैं। और ऑर्चिड्स, इसका एक एक्जोटिक ब्यूटी होती है, मतलब इसकी ब्यूटी तो छोड़ो, जैसे कि मतलब हमारे इंडिया की ऐश्वर्या जैसे, एक मिस इंडिया जैसे होते हैं ये। इंट्रिकेट ब्लूम्स एंड डेलिकेट फ्रेगनेंसेस, इसके भी फ्रेगनेंसेस बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत दिनों तक भी रहते हैं, काफ़ी एलिगेंस और स्टाइलिश लगती है। ठीक है, फिर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर चेन हम पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक कमर्शियल फ्लोरिकल्चर जाती है, मतलब सीड से लेकर सेल तक इसका क्या प्रोसीड्यूर होते हैं। ठीक है, पहले तो प्रोपागेशन है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर प्लांट्स आर प्रोपागेटेड थ्रू वेरियस मेथड, जैसे कि सीड से हो सकते हैं, कटिंग से, ग्राफ्ट से, टिश्यू कल्चर से, बॉल्ब होते हैं, उनके ट्यूबर्स होते हैं, वहाँ से प्रोपागेट किया जाता है। उसके बाद इसको कल्टिवेटेड किया जाता है। फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर ग्रोन इन ग्रीन हाउस, ओपन फील्ड में भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी होते हैं। डिपेंड करता है स्पेसीज आपने क्या चॉइस किया है,
क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और कौन सी पर्पजेस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कल्टीवेशन होने के बाद हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग टेक्निक भी वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन प्लांट स्पेसीज एंड इंटेंडेड यूज। किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो इसके हिसाब से हार्वेस्टिंग किया जाता है। इसको टिपिकली हार्वेस्ट किया जाता है दे आर पिक ब्लूम टाइम पे, while foliage plants are harvested when they have reached the desired size and quality। जो foliage plant होते हैं उनको वो एक डिजायर्ड साइज एंड क्वालिटी में पहुंच जाने के बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हमें पोस्ट हार्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद फ्लावर्स एंड प्लांट्स अंडरगो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रैक्टिस टू मेंटेन देयर हायर क्वालिटी। तो उसकी लाइफ सेल्फ लाइफ को एक्सटेंडेड करने के लिए, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें इंक्लूड होता है ग्रेडिंग, पैकिंग, कूलिंग, स्टोरेज, राइट। उसके बाद मार्केटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ होलसेलर, रिटेलर एंड फ्लोरिस्ट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर सेलिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जैसे कि अमेजन से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मार्केट आ चुके हैं जिसके थ्रू से हम ऑनलाइन भी घर बैठ के खरीद सकते हैं, बाहर भी कहीं भेज सकते हैं, ठीक है। फिर और एक होते हैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। हाई इनपुट कॉस्ट होता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए, जो कि इन्वॉल्व्स हेवी आउटलेस ट्रेनिंग स्मॉल फार्मर्स फाइनेंसेस। क्वालिटी इशू होती है, कभी कभी हम जो भी
अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्वालिटी भी अनस्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है, जिसके वजह से डायरेक्ट नीड फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन टू मीट ग्लोबल मार्केट। एक्सपोर्ट जो भी आप करोगे ना, आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म की एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अगर वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट दिखा सकता है। वाटर मैनेजमेंट में कभी पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होती है, हमारे पास अच्छी खासी नहीं होती, जिसके वजह से क्वालिटी में फ़र्क आता है, प्रोडक्शन में फ़र्क आता है और रिस्किंग रिटर्न्स। ठीक है, मार्केट एसेस भी ठीक ठाक नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट बैरियर्स होते हैं हमारे पास, बार्गेनिंग पावर भी बहुत वीकनिंग है हमारे पास, लो कार्गो कैपेसिटी, लैक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस वीकेंस बार्गेनिंग पावर। ठीक है, हाई फ्राइट रेयर जो एरोप्लेन में जो एक्सपोर्ट होती है वो उसके बहुत ही ज़्यादा फ्राइट रेट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रैगमेंट हो जाती है एंड लैक्स मार्केट सिस्टम फ्रैगमेंटेड हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है ऑक्शन यार्ड्स एंड कंट्रोल कंडीशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी, ये सारी चीज़ों का भी लैक होता है, जिसके वजह से हमारे एक चैलेंजेस क्रिएट हो जाती है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए। बायोटिक एवेट्रिक स्ट्रेसेस भी कभी कभी एक फैक्टर होती है, जैसे कि फ्लावर प्रोडक्शन इन ओपन फील्ड एक्सपोजेस क्रॉप्स टू वेरियस स्ट्रेसेस। ओपन फील्ड में अगर हम करते हैं वहाँ पे तो हमें आजकल के ज़माने में जो क्लाइमेट फ्रिक्वेंटली चेंजेस होती है उसको मैनेज करने के लिए ओपन फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता, जिसके वजह से काफ़ी बार बहुत सारा प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं होती है हाई क्वालिटी की। हमें एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम ओपन फील्ड में करते हैं तो कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम देखेंगे इंडिया ने फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को कमर्शियलाइज करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक लिया है इंडिया गवर्नमेंट ने। पहले तो अपेडा के सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अपेडा की फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। ये सपोर्ट करता है फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट विथ कोल्ड स्टोरेज, फ्राइट सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका ये जिम्मेदारी वहन करती है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन एक है, जिसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फ्लोरिकल्चर मिशन। इट इज़ ए नॉन वाइड मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 22 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसका एम है टू एनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर यूटिलाइजिंग CSIR टेक्नोलॉजी। इसने जो भी टेक्नोलॉजी निकाला है अभी तक, इसको फॉलो करके आप कैसे फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हो, फार्मर की इनकम को एनहांस कर सकते हो, इसके बारे में काम करते हैं। FDI इन फ्लोरिकल्चर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, डायरेक्ट रूट जो होता है इज अलाउड इन द फ्लोरिकल्चर सेक्टर, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मच इजियर फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर ऑटोमेटिक रूट से आकर इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो 100% FDI के थ्रू वो आकर यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, डेवलपमेंटल स्कीम्स कुछ इंडिया गवर्नमेंट में बनाया है, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर स्कीम, जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस टू क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, प्रमोट ऑफ सीजन कल्टीवेशन, एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड, इसने भी इवॉल्व किया है स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग सॉफ्ट लोन असिस्टेंस टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको उनके लोन को असिस्टेंट को सॉफ्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए वो भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं या फिर सजेशन हो सकता है आपकी तरफ से एक फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, मतलब इसको पीक तक पहुंचाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो पहले तो एसेंशियल सर्विस एंड मार्केट मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे एक बात कहा गया है कि फ्लोरिकल्चर को भी एक एसेंशियल सर्विस के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना होगा, जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का करते हैं, जहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई होता है। जैसे कि लॉकडाउन के जैसा सिचुएशन अगर बन गया तो वहाँ पे आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई और सेल्स भी कर सकते हैं क्राइसिस के टाइम पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एसेंशियल नहीं होता ना उसको बंद कर दिया जाता है, और ये सारी मार्केट कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है लॉकडाउन की वजह से। तो क्यों, इसी वजह से इसको एक एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में डाल लेना चाहिए। और फ्लोरिकल्चर मार्केट को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हमें सोलर पावर्ड एयर कूल्ड पुश कार्ड के भी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग मिले। एंड इम्प्रूव पैकेजिंग विथ फोल्डेबल क्रेट्स,
उसके बाद माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को काफ़ी हद तक इनकरेज मिलती है। और उसी कैटेगरी में फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इसे भी अच्छी खासी मिले, सब्सिडी फार्मर्स को अच्छी खासी मिले। और मल्चिंग जो कि टॉप सॉइल को कवरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जिसमें वीडिंग वगैरह नहीं होता। वीडिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लेबर की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से हम वीडिंग को भी रोक सकते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं, एंड ये जो बोल रही थी मैं, वीड को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्किलिंग, हम अगर ट्राइबल वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड जो यूथ होते हैं उनको अगर ट्रेन कर पाएंगे अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं ड्राई फ्लावर प्रोडक्शन में वो काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकते हैं। अंडर स्किलिंग इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये जो स्टैंड अप इंडिया जो दोनों इनिशिएटिव है, इसके अंदर हम स्किलिंग मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ एंड ट्राइबल वुमेन को भी इंक्लूड करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड नर्सरीज बनानी होगी, टिश्यू कल्चर लैब्स बनानी होगी, जिसमें हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक बायो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक फॉर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, हम फ्लोरी मॉल्स को बहुत सारे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कोल्ड चेन्स वगैरह, एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्शंस, पिगमेंट एक्सट्रैक्शन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स, ये सारी चीज़ों वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है जो मॉल में। और ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को हेल्प करेगा एक्सेस फ्लावर्स टू, मतलब टर्न एक्सेस फ्लावर्स इनटू प्रोडक्ट्स लाइक डाइज। अगर बहुत सारे तो फाइनली हम कंक्लूजन में पहुंच गए। कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर इज ए सिम्फनी ऑफ नेचर एंड कॉमर्स वेयर द ब्यूटी ऑफ ब्लॉसम्स कवरेजेस कन्वर्जेस विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो ब्यूटी है ब्लॉसम की, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मर्ज करती है, कन्वर्ज करती है। फ्रॉम रोजेस टू ऑर्चिड्स, द डाइवर्स array of flowers cultivated on a grand scale not only enhance the aesthetic of your surroundings but also into a lucrative industry। ये सिर्फ आपकी ब्यूटी को एनहांस नहीं करता, एस्थेटिक वैल्यू को एनहांस नहीं करता, बल्कि आपको एक लक्रेटिव बिजनेस भी दे सकती है, इंडस्ट्री बना सकती है। आज वी नेविगेट द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, वी विटनेस द डेलिकेट डांस बिटवीन कल्टिवेशन, कमर्स एंड एंडोरिंग allure ऑफ नेचर्स मोस्ट एन्चेंटिंग क्रिएशंस। ठीक है, नेचर की ये जो एन्चेंटिंग क्रिएशन है, एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन है, उसको हम एक अच्छे तरीके से बैलेंस करके, ठीक है, उसको कमर्स में बना सकते हैं, उसको एक एस्थेटिक ब्यूटी में बदल सकते हैं, और बहुत बहुत कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनली आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन है आपके पास, आपके एग्जाम में मे भी आ सकता है, मे नॉट बी। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फ्लोरिकल्चर इज मच मोर लक्रेटिव compared to normal crop farming. Highlight the factors contributing the growth of floriculture in India. इसके बारे में ऑलरेडी आंसर्स हमारे इस वीडियो के अंदर है, आप चाहो तो उससे एक्सट्रैक्ट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हमारी ये टॉपिक खत्म होती है। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।